तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शुरू किया। उसमें मैंने क्लासिकल रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट था, यहाँ पे एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम जो है, स्पेस का मतलब इसमें फ्रेम का जो है कंसेप्ट था, जो है जब क्लासिकल रिलेटिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कंट्रडिक्शन आया, तो फिर वो पॉपअप हुआ दोबारा से, और ईथर थ्योरी वो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, कोई ईथर का कंसेप्ट जो है वो सही नहीं है, ईथर की ज़रूरत नहीं है, जो कि आइंस्टाइन ने फिर जो है वो पॉस्टुलेट किया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो अंडरग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देख सकते हो कि फाइनली आपके पास जो है वो चीज़ इनवेरिएंट नहीं रखती, इसमें कैलकुलेशन कैसे, वो थोड़ी सी आपको डिटेल मिल जाएगी। और इसके बाद दो पोस्टुलेट हैं, एक ये कि इनिशियल फ्रेम में आप फ़र्क नहीं कर सकते, किसी भी दो इनिशियल फ्रेम में ऑल इनिशियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट किसी भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसके मीनिंग्स क्या हैं, कोई सिर्फ दो इनिशियल फ्रेम्स कैसे डिफाइन होंगे, जब लॉ ऑफ इनर्शिया ही है इसमें, लेकिन दो इनिशियल फ्रेम्स को कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है वैक्यूम में, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, यानी कि जब v जो है वो c से बहुत छोटा होता है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाती हैं, और गामा जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। और जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग किस्म की देख सकते हो, जिसमें से एक है रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टेनिटी, कि कोई दो इवेंट्स जो हैं वो अगर एक फ्रेम में सिमिल्टेनियस हैं, एक ही इंस्टेंट पे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे फ्रेम में भी वो सेम इंस्टेंट पे हों। यहाँ पे ये बात की हमने। और इसके बाद जो है प्रॉब्लम आप लोगों को बताया करके ग्रिफिथ का, जिसमें आपको सी और ऑब्जर्व का फ़र्क बताया। सी का मतलब जो है जो आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि ये बिजली जब कड़कती है तो बिजली की रोशनी और उसकी आवाज़ में जो आपको फ़र्क नज़र आता है वो सी का है, लेकिन ऑब्जर्व में वो दोनों जो हैं वो एक ही टाइम में जनरेट होते हैं। तो ये चीज़ चली, फिर आगे टाइम डायलेशन है। टाइम डायलेशन में आप जब कोई भी क्लॉक्स जो मूव करती हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ये होता है कि वो स्लो रन करती हैं, ठीक है, उनकी जो टिकिंग है वो स्लो होती है, तो मूविंग क्लॉक्स रन स्लोअर। तो ये स्लोगन है यहाँ टाइम डायलेशन का। और इसके बाद लेंथ कंट्रैक्शन है, यहाँ पे भी यही है कि मूविंग रॉड्स जो है और शॉर्टन जो है, मूविंग रॉड्स या मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये लेंथ कंट्रैक्शन है। तो जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट आपस में मिक्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो इसी तरीके से टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन भी समहाउ जो है लिंक्ड है। तो अच्छा, इसके बाद जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो चलो ठीक है। तो वो आपको मैं इस आज के जो लेक्चर में एक छोटा सा हम एग्जांपल जो है वो करेंगे, इसमें आप वो दोनों इफेक्ट्स देखोगे किस तरीके से लिंक हो सकते हैं। तो कॉस्मिक रेज म्यूऑन्स जो हैं, म्यू प्लस माइनस, ये पार्टिकल हैं, और ये जो है ये प्रिडिक्ट हुए थे, ये वो मिल ठीक है, म्यू प्लस माइनस। कॉस्मिक रेज आर प्रोड्यूस हाई इन द एटमॉस्फेयर। तो ये कॉस्मिक रेज शावर जो है ये बाहर से आता है, यहाँ पे पार्टिकल्स का शावर जो आपकी अर्थ की तरफ आता है, तो उसमें ये पार्टिकल्स हैं म्यू प्लस म्यू माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के। तो ये प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे, 8000 मीटर पे, एंड ट्रेवल टवर्ड्स द अर्थ एट वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट 0.998 सी से। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 8000 पे वो प्रोड्यूस होते हैं, और उनकी जो स्पीड है वो 0.99 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है।
अब ये पार्टिकल जो हैं आप लैब वगैरह में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका डिके टाइम जो है इसके रेस्ट फ्रेम में लाइफ टाइम जो है इसका वो 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड है। तो अगर इसका लाइफ टाइम जो है इसके रेस्ट फ्रेम में ये है तो वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर वो 8000 मीटर पे प्रोड्यूस होते हैं अर्थ सरफेस से हाइट पे, तो क्या वो अर्थ सरफेस पे पहुंच सकते हैं कि नहीं। हाउ फार वुड इट गो बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग, तो ये क्वेश्चन है। तो स्पीड आपको गिवन है और हाइट गिवन है, तो इससे आप जो है ये स्पीड गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। तो स्पीड और उसकी लाइफ टाइम में वो कितना सफ़र तय कर सकता है वो आप निकाल सकते हो स्मॉल डी से, डी वी टाउ। तो ये निकल आया 659 मीटर जो है, ठीक है। तो ये पहली जो हम इसको एनालाइज करेंगे, इस प्रॉब्लम को नॉन रिलेटिविस्टिक करेंगे, फिर हम इसको रिलेटिविस्टिक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम और विद रिस्पेक्ट टू म्यूऑन रेस्ट फ्रेम। तो पहले जो आप नॉन रिलेटिविस्टिकली इसको देख लो, तो नॉन रिलेटिविस्टिकली जो ये इसकी जो लाइफ टाइम है उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो 659 मीटर है, ठीक है। ये 1000 से भी बहुत, यानी अबाउट हाफ एंड 1000 जो है तो ये बहुत थोड़ा है 8000 मीटर से। इसका मतलब है कि म्यूऑन जो है वो कैन नॉट रीच ऑन अर्थ पे नहीं पहुंच सकते वो, और नॉन रिलेटिविस्टिकली आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो अर्थ पे पहुंचेंगे। और रिलेटिविस्टिकली क्या सिचुएशन है, रिलेटिविस्टिकली जो है आपको पता है ये जो टाउ है, अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट से देख रहे हो तो ये पार्टिकल आपको ये इट्स लाइक अ क्लॉक विच इज़ मूविंग, और क्लॉक जो मूव कर रही है वो रन स्लोअर बाय अ फैक्टर ऑफ गैमा। तो इसके साथ गैमा फैक्टर आप लगाओगे जिससे इसका टाइम जो है डाइलेट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कि यानी इसकी जो उम्र एजिंग है वो स्लो हो जाएगी। टी इक्वल्स टू बी गैमा टाउ म्यू। तो अब जो फैक्टर आपका निकलता है वो निकलता है 10,400 विच इज़ ग्रेटर देन 8000, सो इट कैन रीच द अर्थ। यही चीज़ जो है अब यहाँ पे आपने देखा टाइम डायलेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है। अब इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, और वो है म्यूऑन का। म्यूऑन के रिस्पेक्ट से अगर आप देखते हो तो म्यूऑन के रेस्ट फ्रेम में तो इसकी टाइम को तो कुछ नहीं होगा, कोई गैमा का फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन अब म्यूऑन जो है वो जो डिस्टेंस है एच 8000 मीटर का, उसको जो है वो मूव होता हुआ देख रहा है। जो उसके और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से रिलेटिव मोशन में या अर्थ कह लो आप, उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है, तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वो किस तरह कंट्रैक्ट होगा, ये डिस्टेंस जो आपने निकाला अब उसको अपने रेस्ट फ्रेम में तो देखेगा मैंने इतना ही डिस्टेंस कवर किया 659 जो कि आपने नॉन रिलेटिविस्टिकली निकाला था, लेकिन वो जो डिस्टेंस ने कवर करना है वो उसको कंट्रैक्टेड नज़र आएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो 8000 मीटर डिवाइडेड बाय गैमा, तो 506.3 मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अब जो है ये डिस्टेंस निकला जो उसने कवर करना है वो बहुत छोटा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड डिस्टेंस जो है वो देख रहा है। इट कैन रीच अर्थ, तो यहाँ पे भी ये अर्थ पे जो है पहुँच सकता है। तो दोनों में आप ये चीज़ देख लो। यहाँ गैमा का फैक्टर मैंने निकाल के 15.8 लिखा हुआ है, आप ये वैल्यू पुट करके देख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक फ्रेम में वो जो चीज़ टाइम डायलेशन वाली थी, दूसरे में वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बन सकती है। तो ये इस सेंस में मैंने कहा कि आपस में रिलेटेड हैं, और आपको पता लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम और स्पेस जो है वो आपस में मिक्स होते हैं। तो इस तरीके से आपने ये एग्जांपल देखी, इससे मिलती जुलती चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना। इसके अलावा जो है अब फिर वो जो डिस्कशन चलती है कि टाइम डायलेशन हो रही है, एक शख्स जो है वो दूसरे को मूव करते, क्योंकि अगर दो ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में हैं तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि तुम्हारी क्लॉक जो है वो स्लो चल रही है, ठीक है, तुम्हारी क्लॉक स्लो चल रही है। तो फिर जहन में एक क्वेश्चन आता है टाइम डायलेशन के हवाले से कि इन दोनों को क्यों ना कहें कि ये आपस में बैठ के मिल के बात कर लें कि भाई किसकी क्लॉक जो है वो स्लो चल रही है। तो इससे रिलेटेड जो है इन चीज़ों से ये अजीबोगरीब जब चीज़ें निकली रिलेटिविटी की, तो पैराडॉक्सेस जो हैं वो जनरेट हुए लोगों ने किए, तो ऐसा ऐसा जो कि इन सम सेंस जो है वो रिलेटिविटी की के अबाउट जो मिसकंसेप्शंस थे उससे जनरेट हुए, और बाद में जो आहिस्ता आहिस्ता उनके सबके जवाब बाद जो है वो
जो है मिल गए और आप मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हो जाती है रिलेटिविटी से मुतल्लिक। तो इसी तरीके से यहाँ पे ट्विन पैराडॉक्स है जिसमें दो ट्विन्स हैं अर्थ पे और उनमें से एक जो है ट्विन ब्रदर जो वो कहता है कि मैंने जाना है स्पेस शिप पे एक जो है लंबा चक्कर लगा के आना है। तो इसमें से एक जो है वो स्पेसशिप पे चला जाता है बहुत दूर और फिर जो है वो वापस आता है। अब ये दोनों जो है रिलेटिव मोशन में हैं। जब ये दोनों वापस आके मिलते हैं एक दूसरे को तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन जाता है कि अब ये रिलेटिव ऑब्जर्वर हैं और ये इसको कहेगा कि अभी तू जो है वो तेरी उम्र जो है वो तेरी उम्र जो है वो टू डायलेट हुआ तो यंगर है, ये इसको कहेगा यंगर है या अदर वे अराउंड। हाउ ओल्ड इज ईच ट्विन एट देयर यूनियन। तो ये वो चीज़ है कि आप दोनों को मिला के देख लें कि भाई किसकी क्लॉक जो है वो रन स्लोअर है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों जब मिल जाएंगे तो फिर बात खत्म होगी, आप दोनों अपनी क्लॉक और ये चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्विन पैराडॉक्स जो है तो यहाँ कंट्राडिक्शन लाने की कोशिश की गई कि जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों का इख्तलाफ होगा और वो इख्तलाफ यानी कि कंट्राडिक्शन है क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से जो है वो क्लॉक देख के डिसाइड कर सकते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट से कि कौन यंगर है कौन जो है वो जो है ओल्ड है। तो इसमें ये है कि दोनों की जो सिचुएशन है वो इक्वलेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि अर्थ पे जो है ट्विन ब्रदर जो है वो एक काइंड ऑफ इनिशियल फ्रेम में है और दूसरा जो है वो क्या करता है पहले उसकी स्पीड 0 होती है फिर वो v स्पीड अटेन करता है, कोई ख़ास v स्पीड उसकी स्पेस शिफ्ट, तो इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। फिर वो चला जाता है उसी लेट से कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, फिर उसने जो अगर ये चक्कर काटता है गोल हाफ सर्कल में चक्कर काटता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद सीधा वापस आएगा कांस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद ये स्लो डाउन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो ये है कि दोनों की जो सिचुएशन है वो इक्वलेंट नहीं है। इसका जवाब ये है कि दोनों इक्वलेंट नहीं है। टू ट्विन्स आर नॉट इक्वलेंट, ट्रैवलिंग ट्विन एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन व्हाइल हिज ब्रदर डज नॉट, ट्रैवलिंग ट्विन इज नॉट इन एन इनर्शियल फ्रेम। तो इनकी दोनों की स्टेटमेंट जो ये कह देना कि दोनों की स्टेटमेंट इक्वलेंट है वो सही नहीं है, ठीक है। इसमें से एक जो है उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, एक की ट्रैजेक्टरी में दूसरे के में नहीं है। तो इस तरीके से ही है। तो ये मसला हर जगह आपको जो है वो फेस करना पड़ेगा जब भी आप रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का और टाइम डायलेशन का इनको किसी तरीके से पकड़ के आप जो उनसे मिलाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो फिर जो है ये आपको रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में ट्रू है वो आपको उधर कुछ नहीं बताएगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो ये ट्विन पैराडॉक्स। इसके बाद एक और पैराडॉक्स है और ये पैराडॉक्स जो है द बॉन्ड, अच्छा अच्छा, तो बॉन्ड एंड द लैटर पैराडॉक्स है। बॉन्ड जो है वो एक कमरा होता है किसान जिसमें अपनी चीज़ें रखते हैं। लैडर जो है वो आपकी सीढ़ी है। तो ये कमरा है और सीढ़ी जो है दोनों रेस्ट फ्रेम में सीढ़ी थोड़ी सी लंबी है तो किसान जो है वो इसको इस कमरे के अंदर रखना चाहता है कि दरवाज़ा बंद कर दे आराम से, एक सीढ़ी जो है बाहर ना आधी निकली रहे। अब सीढ़ी थोड़ी सी लंबी है तो farmer and his son are trying to put ladder inside their barn where L ladder is greater than L barn. Will the ladder fit inside the barn or not? दूसरा अच्छा। अब इसमें जो है ये सिचुएशन है कि अगर आप इस सीढ़ी को थोड़ा सा तेज़ी के साथ दौड़ाते हुए लाते हो तो फिर इसमें जो है लेंथ कंट्रैक्शन होगी और ये इसमें जो है वो आ जाएगी इस कमरे के अंदर। तो विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एट रेस्ट, अब यहाँ पे जो है आप बॉन्ड के फ्रेम में हो और जो है इसमें से ये सीढ़ी जब तेज़ी के साथ आती है कंट्रैक्ट हो जाती है तो ये इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये एक सिचुएशन होगी। लेकिन यही सिचुएशन अगर आप इंटरप्रेट करो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू लैडर, तो लैडर के रिस्पेक्ट से क्या होगा, लैडर तो के रिस्पेक्ट से यानी उसके रेस्ट फ्रेम में ये जो कमरा है बॉन्ड जो है ये
ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएगा तो सी डी जो है पहले नहीं इसके अंदर आ रही थी तो अब तो और ज़्यादा बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कंट्राडिक्शन एक तरीके से वो कहते हैं बन गया है कि या तो सी डी अंदर आएगी या नहीं आएगी। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख सकते हो। तो इसके बारे में ग्रिफिथ कहता है हु इज़ राइट बोथ आर राइट। तो इसमें इसके पीछे जो की कंसेप्ट है वो सिमिल्टेनिटी का है, की कंसेप्ट रिलेटिविटी और सिमिल्टेनिटी। कि कोई भी इवेंट जो है वो अगर किसी फ्रेम में एक टाइम में हुए हों तो वो दूसरे फ्रेम में ज़रूरी नहीं है कि वो एक टाइम में हो। ठीक है, तो इसमें जो है बैक एंड ऑफ द डोर इंटरप्रिटेशन, तो इसको मैं आपके लिए रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे छोड़ देता हूँ कि आप इसका आंसर जो है वो ग्रिफिथ से पढ़ के समझो कि इसमें क्या चीज़ है। लेकिन ये जो है पैराडॉक्स, इसका ताल्लुक रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टेनिटी के साथ है। ऊपर वाला पैराडॉक्स मैंने आपको बताया उसमें टाइम डायलेशन यूज़ कर रहे थे लेकिन सिचुएशन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं थी। अब एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी आप चीज़ देख सकते हो और वो है ये बेल्स स्पेसशिप पैराडॉक्स। इस पे दो स्पेस शिप्स हैं और इनको आपने एक धागे के साथ दोनों को बांध दिया स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग जो है वो ऐसा है कि स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से बांध दिया कि अगर खींचते हैं, अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है तो ये जो ये टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों की जो इंजन हैं सेम है, इन दोनों को सेम एक्सेलरेशन के साथ जो है 0 से लेके वी वेलोसिटी तक दौड़ाया जाता है। जब वी वेलोसिटी आ जाती है तो फिर वो उस पर मेंटेन होते हैं और ये इस तरीके से चलते हैं। तो जब ये दोनों रेस्ट पे थे तो इसकी लेंथ एल थी। और जब दोनों जो है अब ये तेज़ी के साथ तोड़ रहे हैं सेम पे तो अब इसकी लेंथ जो है वो ठीक है कंट्रैक्शन होगी। और ये आपने इनको अगर रखा हुआ है लेट से सेम डिस्टेंस पे तो ये स्ट्रिंग जो है कंट्रैक्ट होने की वजह से टूट सकता है कि नहीं टूट सकता। तो ये क्वेश्चन है बेल स्पेसशिप पैराडॉक्स। इस पे भी काफ़ी लोगों ने अपनी जो है ओपिनियंस दिए हैं और कुछ अभी भी डिसएग्री करते हैं कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है वही कि आप लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती कि नहीं होती उसको अपने हाथ से दोनों रॉड्स के एंड को पकड़ लिया और उसको आपने दौड़ाया। ठीक है, इस तरीके से दौड़ाया कि वो 20 स्पीड के साथ जो है फिर दौड़ना शुरू हो जाए। तो पहले जो लेंथ थी और अब लेंथ है उन दोनों में फ़र्क होगा और उसकी वजह से क्या रॉड वो आप देख सकोगे। यानी रॉड के वजह स्ट्रिंग की एग्जांपल लेके इस चीज़ को पैराडॉक्स को जो है वो बनाया गया। तो ये है, इसको आप देखो, इस पैराडॉक्स के मतलब भी आप लोग सर्च करो गूगल पे। इसके बाद अनफेस्ट पैराडॉक्स है। इसमें ये है कि एक डिस्क है, ये घूम रही है। जब ये घूम रही है तो इसका सरकमफ्रेंस और डायामीटर, अच्छा यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो यहाँ पे जो छोटा सा एक एलिमेंट है वो रिलेटिव वेलोसिटी v के साथ टेंजेंशियल वेलोसिटी v के साथ दौड़ रहा है। तो उसका मतलब छोटा सा जो पीस है वो कंट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसमें कंट्रैक्शन आएगी। तो इसका मतलब है ये सारा जो है छोटे छोटे पीसीज आप ऐड कर लो तो इस सारा जो सरकमफ्रेंस है ये लॉरेंस कंट्रैक्शन होगी इसकी। जबकि ये जो डायरेक्शन है ये रेडियस वाली ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी टेंजेंशियल है उसके परपेंडिकुलर है। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डायमीटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकमफ्रेंस जो है वो आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 2 पाई गैमा 2 पाई आर ओवर गैमा और नीचे 2 आर कैंसिल हो गया तो पाई ओवर गैमा। तो पाई ओवर गैमा जो है वो आप फिर आगे इसको गैमा को लिख भी सकते हो 1 माइनस ओमेगा आर ओवर सी होल स्क्वायर के। गैमा जो है इसके अंदर जो वी है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से। ठीक है, तो ये फैक्टर बना सकते हो। तो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे कि पाई की वैल्यू जो चेंज होगी। सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास जो है पाई फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में जो है ग्रिफिथ कहता है कि ये इट्स अ बुलशिट, यानी वो इस पर बिलीव नहीं करता कि ये क्या नॉनसेंस है और जो भी उसका आर्गूमेंट है। तो अज़र कादिर साहब जो है वो इसको सीरियस लेते हैं। उनकी बुक में ये शायद आइंस्टाइन का भी मेरा ख्याल यही ओपिनियन थी। तो खैर उसमें ये कह रहे हैं कि द ज्योमेट्री इज़ नॉन यूक्लिडियन फॉर रोटेटिंग ऑब्जर्वर। तो ये कुछ जो है लिखा है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी जो है वो एक्सटेंशन थी स्पेशल रिलेटिविटी की जिसमें एक्सीलरेटेड फ्रेम को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। तो शायद ये जो पैराडॉक्स है उसकी तरफ इशारा करता है। तो खैर ये थोड़ी सी मैंने पैराडॉक्सेस आपको बताए हैं। इसमें आप लोग अपने तौर पे इसको सर्च करके इनके आंसर्स जो हैं वो देखो। तो इन चीज़ों के मतलब सोचने से आपको रिलेटिविटी की और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
अब टाइम डायलेशन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी वो है डॉपलर इफेक्ट। और ये डॉपलर इफेक्ट असल में रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली जो है साउंड वेव्स में भी आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा। तो एक तो वो फैक्टर होगा उसमें, और दूसरा प्लस जो है एक और टाइम डायलेशन का फैक्टर होगा। तो इस सिचुएशन को देख लो आप, यहाँ पे एक सोर्स है लाइट का और एस फ्रेम में और एस प्राइम फ्रेम में, जो कि वी वेलोसिटी के साथ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर जो है वो पड़ा हुआ है, और ये डिटेक्ट करेगा इस लाइट वेव को, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्स होती है टाइम पीरियड की, और टाइम पीरियड फिर आप निकाल सकते हो अगर आप दो क्रस्ट या दो ट्रफ जो हैं इनके दरमियान का टाइम मेजर कर लो, तो ये डिटेक्टर वो काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आप सोर्स के रेस्ट फ्रेम में देखते हो तो फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन एस यानी कि उसके रेस्ट फ्रेम में, तो इसको आप 1/T0 भी लिख सकते हो। और वो फ्रीक्वेंसी जो मेजर होगी एस फ्रेम में उसको हमने एफ प्राइम कर दिया और 1/T प्राइम कर दिया। अब जो है ये वाली फ्रीक्वेंसी या ये वाला टाइम जो है 1/F प्राइम टी प्राइम, अब ये टाइम कैसे मेजर करेगा? अगर तो इसकी वेलोसिटी 0 है तो फिर ये डेल्टा टी टाइम जो है यानी कि T0 के बराबर ही होगा, तो ये डेल्टा टी टाइम होगा। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है तो इसमें डॉपलर इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर मूव कर रहा है तो इसको इन दो के दरमियान जो टाइम होगा इंटरवल, उससे ज़्यादा टाइम ये मेजर करेगा, क्योंकि इसको भी इसको पहुंचने के बाद इसको पहुंचने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। और वो कितना ज़्यादा लगेगा, वो v टाइम्स डेल्टा टी प्राइम। तो डेल्टा टी प्राइम में ये जो डिटेक्टर आपका इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी स्पीड जो है v है, डेल्टा टी प्राइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो लाइट को जो है एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर, लाइट जो है वो उसमें मज़ीद उसके क्रस्ट दो क्रस्ट में जो डिले आएगा वो आप स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करके निकाल सकते हो। v डेल्टा टी प्राइम कि आप डिटेक्टर कितना दूर चला गया और नीचे स्पीड ऑफ लाइट से आपने डिवाइड किया, इसका मतलब आप इसमें मज़ीद जो डिले आ जाएगा इसके पहुंचने में एक क्रस्ट के बाद दूसरे क्रस्ट के, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये टाइम नहीं होगा बल्कि इसके अंदर ये इफेक्ट भी आएगा। तो इस तरीके से ये आपने जो अभी यहाँ तक की कैलकुलेशंस कर ली, इट्स लाइक आपने डॉपलर इफेक्ट नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए जो है वो काउंट कर लिया। अब इसके अंदर जो रिलेटिविस्टिक पोर्शन है वो यहाँ से आएगा कि ये जो टाइम की मेजरमेंट जो भी टिकिंग है, मूविंग फ्रेम की टिकिंग जो है वो क्या होती है, वो टाइम डायलेटेड होती है। तो ये आपने देखा कि गैमा टाइम्स T0, गैमा टाइम जो है ये T0 बन गया। अदरवाइज जो अगर आप इसको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हटा दो तो ये जो डेल्टा टी प्राइम है ये असल में T0 ही है फिर। लेकिन अब जो एक गैमा फैक्टर भी आ गया, तो अब ये जो ये चीज़ आपकी ये बन गई अगर, ठीक है। तो साउंड वेव के हवाले से यहाँ पे गैमा फैक्टर आपका 1 है, लेकिन अब रिलेटिविटी है तो ये गैमा जो है ये 1 नहीं है, इट इन जनरल ग्रेटर देन जो है 1 है। अब इसी चीज़ को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, गामा की वैल्यू लिख लो 1/(1 - b/c²) और फिर एक स्क्वायर रूट जो है वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये। तो एफ प्राइम जो है वो f0 1 - b/c 1 + b/c, ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया। और ये रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है। इसको बार बार मैं बता रहा हूँ, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। यहाँ तक जो है वो डॉपलर इफेक्ट आपका नॉन रिलेटिविस्टिक है। जैसे ही आपने डेल्टा टी प्राइम को कहा कि ये T0 नहीं है बल्कि गैमा टाइम्स T0 है, तो आपने इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट डाल दिया। अब ये नीचे वाला फैक्टर जो है बड़ा है ये ऊपर वाले फैक्टर से, इसका मतलब ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, तो f प्राइम इज लेस देन f0। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी मेजर करेगा वो कम वाली होगी, ठीक है, कम वाली फ्रिक्वेंसी। तो अगर आप देखो विजिबल लाइट जो है इसमें ब्लू और रेड होता है, तो इसमें रेड वाली जो लाइट जो कंपोनेंट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है ब्लू के मुकाबले में। तो इसका मतलब यहाँ जो लाइट आ रही है इसको हम फिर इसका नाम जो है लिया जाता है रेड शिफ्टेड, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी का कम होना, ठीक है, रेड शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड एंड जो है वो इसका स्पेक्ट्रम अगर विजिबल लाइट है तो वो शिफ्ट होगा बाय दिस अमाउंट, जो है फ्रिक्वेंसी रिड्यूस होगी। इसी तरीके से अगर v को -v कर दो, आप v को -v कर दोगे तो सोर्स जो है वो आपका सोर्स और डिटेक्टर एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इफ सोर्स एंड डिटेक्टर आर अप्रोचिंग ईच अदर देन v गोस टू -v, तो ये ऊपर वाला प्लस और ये नीचे माइनस। अब इसमें जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी f0 से, तो इसका मतलब होगा ब्लू शिफ्टेड, तो रेड शिफ्टेड और ब्लू शिफ्टेड। तो इसी तरीके से अगर कोई लाइट का सोर्स जो है, लाइट का सोर्स या स्टार जो है वो रिलेटिविस्टिक मोशन करता हुआ दूर जा रहा होगा आपसे,
तो वो रेड, उससे जो लाइट निकलेगी वो रेड शिफ्टेड होगी। और अगर वो आपकी तरफ आ रहा होगा तो उससे जो लाइट निकलेगी वो आप डिटेक्ट करोगे तो वो आपको ब्लू शिफ्टेड नज़र आएगी। तो यही चीज़ है हबल एक्सपेंशन में। क्या होता है कि स्पेस टाइम असल में एक्सपेंड होता है और बहुत ह्यूज अमाउंट के साथ वो एक्सपेंड होता है। जो बहुत दूर की गैलेक्सीज हैं और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो दूर जाती हुई लगती हैं, तो वहाँ से उनसे जो लाइट आ रही होती है वट जो है, तो उसमें जो है वो रेड शिफ्टेड के थ्रू जो है उसका रेड शिफ्ट मेजर करने की वजह से हबल ने जो है वो बताया कि ये गैलेक्सीज जो हमसे दूर जा रही है और यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन डाल दी है, लेकिन आपको एप्लीकेशन के तौर पे बताने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया टाइम जो है डॉपलर इफेक्ट की। और हमने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटीज़ की थी लास्ट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी। और फिर हमने थोड़ी सी इसको जनरल वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी, उसमें भी लिखने की कोशिश की है। क्या कि जनरल रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हो तो ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखी जाती है, तो वो ये वाली चीज़ हमने बनाई थी। इसी तरीके से वेलोसिटी एडिशन फार्मूला भी हमने बनाया था। ठीक है, वेलोसिटी एडिशन फार्मूले में एक बात मैं ऐड कर दूँ आपको, पहले भी शायद मैंने जो है पहले नहीं बताई। तो इसके अंदर एक लिहाज से तीन वेलोसिटीज़ हैं, ये आपने गौर करना है। एक बी वेलोसिटी है जो बीटा के अंदर है, ठीक है, बीटा के अंदर ये वाली बी वेलोसिटी, एक यू है और एक यू प्राइम, तीन वेलोसिटीज़ हैं। तो एक सेंस में आप तीन फ्रेम्स जो अपने जहन में बना सकते हो। तो एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी एस फ्रेम में यू है, एस प्राइम फ्रेम में यू प्राइम है। और दोनों जो ये फ्रेम है एस और एस प्राइम जो है, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बीटा है। तो तीन चीज़ें बन गई, ठीक है, एक एस फ्रेम, एक एस प्राइम फ्रेम, और एक जो है आपका जो है वो उसका पार्टिकल का फ्रेम जो है। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें से कोई एक फ्रेम कम कर दो, यानी कि एस फ्रेम को अगर आप वहाँ पे रख देते हो, एस फ्रेम या जो है इसको जो एस प्राइम फ्रेम है इसको अगर आप रख देते हो पार्टिकल पे, तो दो फ्रेम बन जाएंगे। फिर जो वेलोसिटी होगी एस प्राइम फ्रेम या यू फ्रेम जो है, या इसमें से किसी एक को रख दोगे, तो उसमें जो आपकी जो वेलोसिटी है एक यू या यू प्राइम में से एक जो है वो बन जाएगी वी, और एक जो है वो यू बन जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ इसको अगर आप रख दो लेट से एस को जो है, नहीं एस को एस को नहीं बल्कि इसको जो है यू प्राइम को, तो फिर जो आपके पास एक फ्रेम रह जाएगा। ठीक है, दो फ्रेम रह जाएंगे, एक पार्टिकल का फ्रेम और एक जो है बाहर वाला जो है। तो इनमें मैं आगे चल के इस पर दोबारा जो है वो बात करूँगा जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कि आगे चल के थोड़ी सी नोटेशन में कन्फ्यूजन आ सकती है उस वजह से। तो यहाँ पे मैंने अभी तो नोटेशन डिफरेंट है, समझ आ जाती है कि यू जो है वेलोसिटी है पार्टिकल की एस फ्रेम में, यू प्राइम एस प्राइम फ्रेम में, और वी जो है दोनों फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ तो चलते हैं फिर आगे जो है। हाँ, अगर आप एस प्राइम फ्रेम में रख दोगे तो यू प्राइम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल जो है वो एस प्राइम फ्रेम में रख दोगे तो यू प्राइम ज़ीरो हो जाएगा, और फिर आपके पास एक यू होगा और एक बी होगा। ठीक है, और यू जो है वो एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी दो फ्रेम की, क्योंकि दो फ्रेम ही रह गए आपके, एक पार्टिकल का फ्रेम रह गया और एक एस फ्रेम, यानी यू और बी दोनों सेम जो है वो हो जाएंगे इस लिहाज से जो है। हाँ, बस एक वेलोसिटी जो है वो रह जाएगी। ठीक, सही। हाँ जी, इसके बाद एक और चीज़ है रैपिडिटी। ठीक है, वेलोसिटी एडिशन का जो फार्मूला है अगर आप देखो तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है। रैपिडिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जिसमें वेलोसिटी एडिशन जो है वो बड़ी सिंपल बन जाती है। बिल्कुल ऐसी बन जाती है जैसे कि गिलीलियन में होती है, जैसे कि ये मैंने लिखी हुई है 10 वेलोसिटीज जो है वो ऐड होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, इस तरीके का एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं बनता। तो इस रैपिडिटी, इस क्वांटिटी की इफादियत मैंने बता दी, यूजफुलनेस। इसको डिफाइन करने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें वेलोसिटी एडिशन जो है वो सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो और भी हैं इसके फ़ायदे। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखी है टाइम की और ये स्पेस की।
टाइम वाले में सी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे सी से, तो यहाँ बी बाई सी को बीटा लिख दिया, ये बीटा, और यहाँ पे जो है वो सी था, इसको इसके साथ लिख दिया। यहाँ सी था नहीं, बी बाई सी था, और ये सी कैंसिल हो जाता है, बी टी था, ठीक है, तो बीटा बना दिया इसको। अब ये ऐसी चीज़ है जो देखो तो आप बिल्कुल जो मैंने आपने रोटेशन वाली चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑयलर एंगल में, उससे मिलती जुलती, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, सी टी प्राइम और नीचे एक्स प्राइम, और यहाँ पे आप देख लो गैमा दोनों में आएगा, यहाँ मैंने मिस किया है गैमा, यहाँ भी गैमा आएगा, और इसको फिर मेरा ख्याल है लिख लेता हूँ मैं, तो लिख लेते हैं इसको कोशिश करके थोड़ी सी, हाँ, ये जो है ये एक्स प्राइम। अच्छा, और यहाँ पे जो है ये मिस कर दिया मैंने गैमा, और यहाँ पे जो है फिर गैमा आएगा, और बीटा भी आएगा माइनस के साथ, और यहाँ पे क्या आएगा, हो गया, और यहाँ पे तो ये बन गई आपकी लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी जो दो हैं वो तो सिंपल सी हैं कि y प्राइम इक्वल्स टू y और z प्राइम इक्वल्स टू z, तो बस जो दो आपस में कनेक्ट हो रही हैं उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया तो ये सजेस्ट करता है कि आप जो है यहाँ पे इट्स लाइक रोटेशन, जैसे लग रहा है कि रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन हो रही है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस, ठीक, नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर देते हैं ईटा, कॉस थीटा साइन थीटा के बजाय मैंने कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक लिखूंगा यहाँ पे, और आप फिर इसको चेक कर लेंगे कि वाकई यहाँ हाइपरबोलिक आते हैं या कॉस साइन थीटा आता है। मेरा ख्याल है ये इस तरीके से बन जाएगा। कहते हैं हम ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अब नीचे जो है ये कॉस हाइपरबोलिक आपका बराबर है, दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जो है वो है गैमा बीटा, वो कॉस और साइन की हमें एक चीज़ पता है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जब 1 होता है, तो हम देखते हैं कि वाकई ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो कॉस स्क्वायर प्लस और साइन स्क्वायर बन गया गैमा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो गैमा स्क्वायर आप इसमें से कॉमन ले लो, गैमा स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और गैमा जो है वो असल में ये होता है 1 ओवर बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, मैंने मिस्टेक कर दी है तो उसको
अब आप देखो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 आ गया, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। तो इसके साथ ये सारी चीज़ एडजस्ट होगी। यहाँ जो फैक्टर है दोनों सेम है, जबकि कॉस थीटा साइन थीटा में क्या होता है, यहाँ पे जो एक साइन होता है उसके अपोजिट यहाँ साइन आता है। तो इससे भी आपको फ़ौरन से पता चल गया ये दो क्वांटिटीज सेम, ये दो क्वांटिटीज सेम, इससे आपको पता चल गया यहाँ पे हाइपरबोलिक बनेगा। और अगर ये अपोजिट साइन के साथ अपीयर होती हैं सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। तो ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो गैस। अब यहाँ पे जो आपने थीटा की जगह ईटा लिख दिया, ये असल में जो है इसको रैपिडिटी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको डिफाइंड रैपिडिटी एज दिस, जो है ये ईटा। तो इसमें कॉस जो है वो हाइपरबोलिक ईटा गैमा के बराबर है, साइन हाइपरबोलिक जो है गैमा बीटा के, साइन ओवर कॉस या टेंजेंट बन जाता है। तो इसमें आपका ये गैमा और गैमा कैंसिल बीटा रह जाता है। तो ईटा जो है वो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स बीटा, ठीक है, या फिर ये चीज़ जो है, तो इसको हम रैपिडिटी कहते हैं। और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जो है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ। जिस तरीके से मैंने ये फार्मूला लिखा था वेलोसिटी एडिशन का 1 डायमेंशन में, ठीक है, कि ए सी और ए बी प्लस बी सी, और ये नीचे वाला फैक्टर सी को इन्फिनिटी कर दो आप, तो ये जो फार्मूला आपका बन जाता है, ये बन जाता है गिलीलियन वाला, गिलीलियन वेलोसिटी एडिशन रूल। ठीक है, बिल्कुल जो है सी को इन्फिनिटी ना किए बगैर इसमें ईटा की टर्म में, रैपिडिटी की टर्म में बिल्कुल यही फार्मूला बनता है जो कि आपका गिलीलियन वेलोसिटी एडिशन रूल बनता है, ए सी ए बी और बी सी। तो ये इसकी एक अफादियत है रैपिडिटी की, कि इसमें जो एडिशन है वेलोसिटी, काइंड ऑफ वेलोसिटी की एडिशन जो वो सिंपल है, इट्स लाइक गिलीलियन जो है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये फार्मूला जो कि अगर सी को इन्फिनिटी कर दें तो ये रिड्यूस हो जाता है गिलीलियन, बिल्कुल वो। दूसरी चीज़ यहाँ पे सम सिचुएशन ईटा की जो रेंज निकलती है, या आप बी को देख सकते हो कि बी की रेंज जो है वो सी और 0 के दरमियान है, तो ईटा की रेंज प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान है। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर ये करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे रोटेशन अगर होती है तो कॉस कॉस और साइन माइनस साइन आता है, और उसमें जो है अंडर रोटेशन जो है वो, अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ एक्स होता है यहाँ वाई होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इनवेरिएंट रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइपरबोलिक में एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, अंडर दिस, तो इसको आप देख सकते हो किस तरीके से इसको जो है देखा जाए, ये जो चीज़ है ये इस तरीके से इसमें इनवेरिएंट रहती है। अच्छा, इसमें वैसे तो आप वैल्यूज पुट करके इसको देख सकोगे कि ये जो है, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसको कोई आसान तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये सी टी स्क्वायर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर जो है वो सी टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर जो है वो आ जाता है, और इसके पीछे जो है यही चीज़ है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो है। ठीक है, इसको आप एक्सप्लिसिटली भी चेक कर सकते हो। और मज़े की एक्सरसाइज जो है वो ये है, मैंने ऊपर चल के पिछले लेक्चर में ये बात भी की थी कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, लॉरेंट्ज ने जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी वो ऐसे बनाई थी कि इसमें जो है मैक्सवेल इक्वेशन जो इनवेरिएंट रहे। तो आप इसको भी जो है वो चेक कर सकते हो कि वाकई ये बात सही है कि नहीं सही। ठीक है, यानी कि ये मैक्सवेल इक्वेशन, आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये इक्वेशन है आपके पास। प्राइम कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, आप जो है वो चेक करके देख सकते हो। हाँ, तो कि वाकई ये बात सही भी है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने ऐसे कभी किया नहीं लेकिन इसको किया जा सकता है, करते हैं। लेट्स से जो है ये जो सी वाला फैक्टर है इसके अंदर ही डाल देते हैं। तो
ट्राई करके देखते हैं कि ये बस असल में तो ये बॉक्स स्क्वायर जो है ये काइंड ऑफ इनवेरिएंट है। तो मैं इसको पार्शियल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। अब डेल स्क्वायर जो है ये आपका बन जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का स्क्वायर। इस तरह आ जाएगा स्क्वायर। एक वाई आ जाएगा इसमें, एक आ जाएगा सी आ जाएगा। अच्छा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो है इसको अगर आप करते हो तो यहाँ पे जो है सिर्फ एक्स ही बचेगा। जे पे समेशन है लेकिन इसमें सिर्फ एक्स ही बचेगा। मैंने ये थोड़ा जनरल करके लिख किया। और इसी तरीके से नीचे वाले में भी कर लेते हैं। चेन रूल लगाया मैंने। अब जो है यहाँ पे आपको जो है वो किसके बराबर है, यहाँ गैमा आएगा और एक्स जो है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है टू गैमा सी का स्क्वायर। तो बी सी एक कट गया, एक्स ओवर बी एक्स, ठीक है, सही। तो अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप लोग फर्स्ट में एक्स प्राइम को रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो ये क्या बनेगा, वो ये बन जाएगा आपका गैमा। और दूसरा क्या डेरिवेटिव चाहिए आपको, प्राइम को एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे तो आप ये वाला फैक्टर जो है वो आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया गैमा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये वैल्यूज हम जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है गैमा बन गया। गैमा जो इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, या आपका जो इस तरीके से बन जाएगा, सही है। भला है टीम में भी आपने यही काम करना है।
यहाँ पे आपके पास जो है ई का डिपेंडेंस जो है सिर्फ एक्स में आएगा। हाँ वो मैंने करी। चलो उसको जो है दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे जो ठीक है, और तो नहीं कुछ सही है, ये हमने पहले ही कर दिया था। अच्छा, अब इसमें जो है हमें जो चीज़ चाहिए वो हम पुट करेंगे। ठीक है, एक्स प्राइम को रिस्पेक्ट टू टी, वो हमने यहाँ पे नहीं किया। एक्स प्राइम रिस्पेक्ट प्राइम रिस्पेक्ट टू टी माइनस गैमा टाइम्स बी। और दूसरा क्या है, दूसरा है टी प्राइम ओवर टी, टी प्राइम ओवर टी। प्राइम ओवर टी जो है इसमें आपके पास सिर्फ गैमा का फैक्टर आएगा। ठीक है, टी प्राइम ओवर टी जो है गैमा का फैक्टर। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। तो माइनस गैमा भी इधर आ गया, गैमा कॉमन ले लो आप, गैमा कॉमन तो फिर ये बन जाएगा। तो माइनस कॉमन ले तो ये माइनस साइन आ जाएगा। इधर भी मेरा ख्याल हमने ठीक है माइनस साइन जो कर लिया। ठीक से सही। अच्छा, तो ये बन गया हमारे पास। और अब क्या करें इसको, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए हमें। सेकंड डेरिवेटिव एक ये चीज़ बन गई, और एक जो है ये आपकी ये बन गई। इसको हाईलाइट कर बैकग्राउंड कलर और एक चलो पर्पल हो गया। अब आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है। इसमें जो है सी का सी अगर डाल लेते तो अब ये जो इसका इसका आपने दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो ये टर्म जो है और यहाँ पे आपका 1/c² था वो अंदर आके ये बन जाएगा बी के नीचे सी। अच्छा, और इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है इसमें जो ये देखो ये है, इसका स्क्वायर करना है आपको। गैमा का भी स्क्वायर है वो, मैं लिखते हुए भूल गया। अच्छा, अब गैमा स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो, इसमें क्रॉस टर्म्स आएंगी। क्रॉस टर्म अगर आप देखो तो ये मेरा ख्याल है कैंसिल हो जाएंगी दोनों की। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म्स जो है वो बचेंगी।
तो पार्शियल पे पार्शियल टी और ये पार्शियल पार्शियल एक्स बी बाई सी स्क्वायर आएगा, इधर बी बाई सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये जो है क्रॉस टर्म जो इसमें कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास जब स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं वो बचेंगी। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा बी बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे पार्शियल 2 बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे भी इसी तरीके से ओवर सी स्क्वायर पार्शियल पे पार्शियल टी स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ जो है ये इसको बना, यहाँ पे प्राइम आ जाएगा और यहाँ पे ठीक हो गया और ये आपके गैमा स्क्वायर, यहाँ पे मेरे को प्लस सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये दो टर्म और भी आएंगी, ये प्राइम में ये तो ट्रिवियल सी है। प्राइम होगा टर्म जो है ये बन गई। अच्छा, अब इसका स्क्वायर आएगा पार्शियल पार्शियल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे जो है ये स्क्वायर जो आएगा ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर और C4 में से दो सी जो हम इस पर टाइम के अंदर छुपा देते हैं। तो ये चीज़ बन गई। अच्छा, आपको मिस्टेक तो नहीं कि हमने, ये दो चीज़ें हो रहेंगी, ये भी साथ चलती ही रहेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, गैमा स्क्वायर हो गया, ये भी हमने सही कर दिया, ये भी सही कर दिया। अच्छा, तो अब अगर इसमें से पार्शियल 2 बाई पार्शियल एक्स प्राइम स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा, ठीक है, बी बाई सी स्क्वायर माइनस वन जो है। ठीक, तो अब इसके अंदर वन माइनस कर देता हूँ मैं बी स्क्वायर, ये काम कर दिया जाए तो यहाँ पे आपके ये बन जाएगा, ये जो चीज़ है ये माइनस साइन के साथ आएगी। तो यहाँ पे जो ऐसी तरीके से ये वाला टाइम को देख लो आप, यहाँ पे वन माइनस बी बाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, ये बन गया आपका ये। और जो है नेक्स्ट स्टेप, गैमा स्क्वायर जो है वो वन ओवर वन माइनस बी बाई सी स्क्वायर होता है। तो ये जो क्वांटिटी है पूरी की पूरी ये वन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके वन होगी। ये जो है इसको उठा के हम उस साइड पे, ठीक है। तो अब ये वही चीज़ बन गई जो ऊपर जहाँ हमने शुरू की थी प्राइम कोऑर्डिनेट्स में इसका दिस, ठीक है। ये सारा प्रूफ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, आप लोगों को मैं नोट्स दे दूँगा, उसमें देख के लेना। तो यानी कि ये बॉक्स स्क्वायर जो है ये इनवेरिएंट एंडर
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाली जो चीज़ थी ऊपर वो हमने काइंड ऑफ प्रूव कर दी कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनवेरिएंट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ रह गई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या बनेगा, वो अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगी या क्या होगा। तो उसके लिए जो है वो अभी हम थोड़ा सा और कर लेते हैं इंतज़ार, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। वो ये सारा हो गया, आगे चलते हैं कुछ स्पेस इंटरवल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ये पार्ट है सी डेल्टा टी स्क्वायर जो है माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये इन्वेरिएंट है। ये चाहे आप प्राइम कोऑर्डिनेट्स में लिख लो चाहे अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स में, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, जो कि अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया भी था। तो लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइम, जबकि ये दो तो ट्रिवियली जो है वो आ जाते हैं, चाहे प्राइम में ले लें चाहे अनप्राइम में जो है। तो आप फिर ये कि सी डाटा टी स्क्वायर माइनस डाटा एक्स स्क्वायर जो वो बराबर होता है सी डाटा टी प्राइम स्क्वायर माइनस डाटा एक्स के, जो कि मैंने ऊपर आपको शायद हाइपरबोलिक में जो दिखाया था, हाइपरबोलिक वाले में। तो शायद प्रूफ किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि आप इसका जो है स्क्वायर ले लो। ठीक है, और ये जो हाइपरबोलिक्स हैं इनमें अगर हाँ इसका स्क्वायर लेकिन समहाउ जो ये चीज़ प्रूव की जा सकती है थोड़ा सा केयरफुली जो सा करने से। अदरवाइज मतलब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ट्रिकी वे में कर लिया जाए, लेकिन अदरवाइज आप ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पुट करके भी इसको देख सकते हो। ठीक है, हाँ, जब कॉस साइन होता है, जब रोटेशन आती है तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन आता है। यहाँ पे हाइपरबोलिक्स हैं तो ये चीज़ इनवेरिएंट रहेगी ना आके। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक टाइम एक्सिस होगा, दूसरा स्पेस हुए। आप चेक कर सकते हो कि आप ऐसा इंटरवल बना सकते हो जिसमें सी डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल जो साइन है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो प्लस साइन ज़्यादातर लिया जाता है स्पेशल रिलेटिविटी में, और माइनस साइन जो है वो लिया जाता है जनरल रिलेटिविटी में। तो हम इस कोर्स में जो प्लस साइन चूज़ करेंगे जिसमें टाइम का जो पार्ट है वो पॉजिटिव होगा और स्पेस का पार्ट जो है नेगेटिव। ये क्वांटिटी लॉरेंस इनवेरिएंट है, एक ऐसा इंटरवल है जो कि काइंड ऑफ आप कह सकते हो फोर स्पेस टाइम के में दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, जिसमें एक एक्सिस जो है जो फोर्थ एक्सिस है वो आपने टाइम से बनाया हुआ है, सी को टी के साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी एक स्पेस की तरह का एक्सिस जो है वो बना दिया। ठीक है, तो इट्स लाइक जो है कि जिस तरीके से नॉर्मली हम कोई आपसे पूछता है कि भी आप जो है का घर कितने फासले पे है। ठीक है, तो आपका घर कितने फासले पे है यूनिवर्सिटी से, तो आप कहते हो मुझे आधा घंटा लगता है। अगर चाहे कि वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है लेकिन आप जो है उसको टाइम बता रहे हो, मुझे आधा घंटा लगता है बस में जो है। तो बस में इन सम सेंस उसकी बात में एक एवरेज स्पीड जो है, एवरेज कांस्टेंट स्पीड का कंसेप्ट छुपा हुआ है कि हमारी बस जो है वो यूनिवर्सिटी की इतनी स्पीड के साथ जाती है, तो उससे उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितनी दूर हूँ। ठीक है, तो वो जो है स्पेस और टाइम की यूनिट्स को सेम ट्रीट कर रहा है, दरमियान में एक कांस्टेंट स्पीड का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो आप इसको एक डिस्टेंस या एक एक्स्ट्रा एक्सिस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इस तरह फिर आपके चार एक्सिस जो है वो बन गए। ठीक है, तो उसमें दो फोर डायमेंशनल स्पेस में दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आपका मिनकॉस की स्पेस है ये, उसको ये डेल्टा स्क्वायर कहते हैं, स्पेस टाइम इंटरवल्स। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसमें तीन इंटरेस्टिंग जो है वो आप पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि या तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब होगा कि ये डोमिनेट करेगी टाइम वाला पार्ट, या ये नेगेटिव हो जाए इसका मतलब स्पेस वाला पार्ट डोमिनेट करेगा, और या ये ज़ीरो हो जाए जिसका मतलब होगा टाइम और स्पेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस जो हैं वो बन जाती हैं। या तो डेल्टा स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब टाइम वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है, इसको कहते हैं टाइम लाइक सेपरेशन। और अगर जो है ये नेगेटिव होगा तो इसको हम कहते हैं स्पेस लाइक सेपरेशन, और अगर ये ज़ीरो होगा तो ये लाइट लाइक सेपरेशन। तो इनके नाम जो है ये रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखो डेल्टा एक्स
अगर डेल्टा वाई और डेल्टा जी को आप ज़ीरो कर दो, सिर्फ इन दो ऑप्शंस को देख लो आप, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप डेल्टा टी स्क्वायर जो है डेल्टा टी सी इसको अगर कॉमन ले लो आप, तो अंदर आपके पास बन जाएगा। चलो यहाँ पे मैं ये कोशिश करते हैं बना के मैं थोड़ा सा बता, डेल्टा स्क्वायर को देख लेते हैं, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, ये आपका ये हो गया। इसमें से ये दो वाली जो है कि आपकी मोशन एक्स स्केल होंगे, लेट से जस्ट सिंपली अगर आप इसको कॉमन ले लो, जस्ट एक रफ वे में आपको जो है ये थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ है, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी जो है इसको आप स्पीड कह लो आप, स्पीड। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा है कि बी जो है अगर ग्रेटर देन बी जो है वो अगर लेस देन सी होगा तो फिर ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं, ये अगर हाँ सही। और अगर b जो है वो ग्रेटर देन c हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और b इक्वल्स टू c में ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो मैंने नीचे चीज़ लिखी हुई है, इसका थोड़ा बहुत आपको एक फ़ौरन से आइडिया हो रहा है कि b जो है वो ग्रेटर देन लेस देन c ग्रेटर देन c इक्वल्स टू c। तो ये असल में थोड़ा सा आपको इन स्पेस लाइक टाइम लाइक स्पेस लाइक और लाइट लाइक इंटरवल में आपको बता रहा है कि इसमें आप जो कम्युनिकेशन दो फ्रेम के साथ कर सकते हो, उसमें टाइम लाइक में आपको b लेस देन c रिक्वायर है, और स्पेस लाइक में आपको कम्युनिकेशन के लिए b ग्रेटर देन c रिक्वायर है, और टाइम लाइक और लाइट लाइक इंटरवल के लिए b इक्वल टू c रिक्वायर है उनके दरमियान कम्युनिकेशन या कॉजल कनेक्शन डेवलप करने के लिए। और हमें पता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ही मैक्सिमम स्पीड है, b जो है वो हमेशा इससे लेस रहेगा। तो इसका मतलब जो फिजिकल इंटरवल है वो टाइम लाइक इंटरवल है, ठीक है, ये अनफिजिकल है। ये पॉसिबल नहीं है कि b ग्रेटर देन c हो। इसका मतलब है कि स्पेस लाइक जो सेपरेशन है वो आपस में कनेक्शन नहीं बना सकते। स्पेस लाइक इंटरवल जो है वो काजली डिसकनेक्टेड होंगे। लाइट वाला भी जो है वो बना सकता है, और टाइम लाइक वाला जो है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ है इसमें, और ये मैंने शायद बताया आपको कि नहीं, हाँ। इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव, अगर रेस्ट फ्रेम है तो उसमें वो स्पेस वाला पार्ट गायब हो जाएगा, और ये डेल्टा टी प्राइम आ जाएगा सिर्फ डेल्टा एस में। और जो रेस्ट फ्रेम में डेल्टा टी प्राइम है, इसको हम एक स्पेशल नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा टाउ रेस्ट टाइम कहलाता है ये, रेस्ट टाइम जो है उसका ऑब्जेक्ट का। और डेल्टा टाउ आप निकाल सकते हो, यहाँ सी स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ले लो। अब डेल्टा एस जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, और सी भी लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, वो किसी भी फ्रेम में जो है रिलेटिव फ्रेम में वो चेंज नहीं होती। तो ये दोनों की डिवीजन भी लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, इसका मतलब डेल्टा टाउ जो है वो एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो रेस्ट टाइम जो है ये इंटरवल, ये एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। ये आगे चल के हमें यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसलिए लिखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने इंटरवल बनाए, इनको जो है अब आप इससे एक कोण बना सकते हो। तो ये यहाँ पे कोण बनाने के लिए हम दो एक्सिस ले लेंगे स्पेस के, एक्स और वाई, जी नहीं ले सकते। और थर्ड एक्सिस चाहे जी के हम वो टाइम वाला ले लेते हैं, सी टी, ठीक है, सी टी और एक्स और वाई। और यहाँ पे आप देखो ये कोण बन रही है, एक ऊपर की तरफ कोण, एक नीचे की तरफ। इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस आप जो है यहाँ पे बैठे हुए हो ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे अगर आप बैठे कहीं पे मूव नहीं करते, तो फिर क्या होगा, टाइम गुजरता रहेगा, ना आपकी एक्स पोजीशन चेंज होगी ना वाई पोजीशन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। टाइम गुजरता जा रहा है, आप सीधा ये इसको इसको कहते हैं आप जो है उस ऑब्जेक्ट की बर्ड लाइन। अब ये है कि आप जो है वो बहुत हल्का सा मूव करते हो कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो एक्स और सी टी के दरमियान जो है आपका एक ग्राफ बनेगा इस तरीके के, ठीक है। फिर आप बहुत तेज़ दौड़ना शुरू करते हो तो फिर वो उसका स्लोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा,